अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना कैसा है? अच्छा, ये मसला पहले जमाई वाला पूछा था तारिक साहब ने इस्लामाबाद से। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना कैसा है? ग्राफिक डिजाइनिंग करना कैसा है और इससे पैसे कमाना कैसा है? जो ऑनलाइन काम करते हैं क्या वो सब करना दुरुस्त है? तारिक साहब इस्लामाबाद से। ग्राफिक डिजाइनिंग में बस कोई ऐसी चीज बनाना जो गैर शरई हो वो जायज नहीं है। शराबों की बोतलों की तस्वीरें ना बनाएं आप, लड़कियों की तस्वीरें ना बनाएं। बाकी जायज चीज की तस्वीर है तो वो जायज है, नाजायज चीज की ये ग्राफिक है तो वो नाजायज है। बाकी फी नफ्सी ही ये काम जायज है, उससे पैसे कमाना भी जायज है। ऑनलाइन काम के शरई हकाम, जो ऑनलाइन काम करते हैं क्या वो दुरुस्त है? इसमें हलाल और हराम की क्या तफसील है? तारिक साहब इस्लामाबाद से। देखिए, ऑनलाइन काम करना दुरुस्त है, लेकिन उसमें अब आपने बहुत ही वसी सवाल पूछ लिया है, इसमें तो पूरा लेक्चर दिया जा सकता है। आप स्पेसिफिक कुछ पूछ लेते हैं ना कि ये तरीका जायज है या नहीं, तो मेरे लिए जवाब आसान होता। बहरहाल ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक दो तीन चीजों का ख्याल करना जरूरी है। बाज लोग क्या करते हैं, किसी की कोई चीज बिकवा रहे होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ये शो करते हैं हमारी चीज है और हमसे खरीद लो। वो बंदा खरीद लेता है, हालांकि वो आपने अभी खरीदी नहीं होती, आपकी मिल्कियत में ही नहीं होती। तो ये अमल नाजायज है। या तो आप दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बने कि मैं आप फला की चीज फला को बिकवा रहा हूं और मैं इसमें इतना कमीशन रखूंगा, या आप सामने वाले कस्टमर से ये कहें कि ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हें मैं बेचूंगा इतने की, बेच नहीं रहा बेचूंगा, बताओ तुम्हें कबूल है? अगर कबूल है तो मैं तुम्हें जो है ना वो कहीं से भी परचेस करके बेच दूंगा, मैं तुम्हें इतने की दूंगा, कहीं से भी लाके दूं मैं, बस ये मेरा हेडेक है। फिर वो ओके कर दे तो आप वो चीज मार्केट से उठाएं और अपने कब्जे में लें। कब्जे का मतलब या तो खुद अपने कब्जे में लें या अपना कोई नुमाइंदा भेजें, वो अपने कब्जे में लाएगा, तो उसका आपका जब कब्जा हो जाएगा फिर आप उसको बोलें हाँ भाई खरीदनी है तो ये लो जी मैं आपके घर में पहुंचा रहा हूं। ये इस तरह से तो जायज है। ये दो तरीके हैं ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के, इनमें से किसी को इख्तियार कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक कोई खास चीज पूछनी है तो उसके बारे में पूछें तो मैं बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी से नफा कमाना, क्रिप्टो करेंसी लेकर रखना और बाद में इस पर नफा हासिल करना कैसा है? मोहम्मद सरवर सवाबी से। देखें, क्रिप्टो करेंसी बात चीजें ऐसी होती हैं, उलमा उसमें माहिरीन से पूछ के ही राय देते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो एक डिजिटल करेंसी है ना, ये नई चीज है, तो माहिरीन जो तफसील बताएंगे उलमा उसी के मुताबिक फतवा देंगे। मेरे पास जितने माहिरीन थे, डॉक्टर जीशान साहब जिनका मैंने इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया था, या पता नहीं मैंने उनका इंटरव्यू लिया था या दोनों ने एक दूसरे का इंटरव्यू लिया था, वल्लाहु आलम। उनकी राय ये थी, उन्होंने जो हमें डिटेल बताई थी उसके हिसाब से जायज लग रहा था हमें, तो हमने फतवा दिया जायज है। लेकिन एक और बड़े आलिम है, सॉरी आलिम से मेरी मुराद क्रिप्टो करेंसी के माहिर, जो मेरे पास उनका नंबर भी है, मैं नाम भी ले लेता हूं, थोड़ा सा आप लोग वेट करें। डॉक्टर हाँ मुबशिर, डॉक्टर मुबशिर साहब होते हैं, यह है यूरोप में, शायद इटली में थे, जर्मनी में, मुझे अभी याद नहीं, मेरी इनसे बहुत डिटेल से बात हुई थी। डॉक्टर मुबशिर हुसैन रहमानी, इनसे काफी डिटेल में मेरी बात हुई है। इनको, ये खुद डॉक्टर हैं, क्रिप्टो करेंसी के बहुत माहिर हैं। इनका कहना यह था कि ये जायज नहीं है, यानी जो इनकी राय थी ना, जाहिर है जायज नाजायज का फैसला तो मुफ्तियान कराम ही करेंगे, लेकिन जो ये डिटेल बता रहे थे उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का जवाज नहीं बनता। तो अब चूंकि माहिरीन ही की राय में इख्तलाफ है, तो इसलिए मैंने अपने पुराने फतवे से रुजू किया। इनसे जब मेरी बातचीत हुई, इनके पूरी डिटेल है, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी, और हो सका तो हम इसका लिंक भी शेयर कर देंगे। तो इसलिए मैंने फिर उसमें तवक्कुफ कर लिया है, भाई जो मैंने जवाज का फतवा दिया था मैं उससे रुजू करता हूं। मैं नाजायज नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल फिर कोई डॉक्टर साहब कहें कि ये उसकी डिटेल ही बदल दें। मुफ्ती के सामने जो दो तफसील आएगी, मुफ्ती उस तफसील के मुताबिक जवाब देगा ना। अब एक डॉक्टर अलग तफसील बता रहे हैं, दूसरे डॉक्टर अलग डिटेल बता रहे हैं, तो फिर मुफ्ती बेचारा कंफ्यूज हो रहा है। तो इसमें मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है, ये कसूर ये उस जो मालूमात हमें मिल रही हैं उन मालूमात में टकरा हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मेडिसिन हो, अब लोग हमसे उस मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये दवा हलाल है या हराम, तो मैं डॉक्टरों से पूछूंगा ना कि डॉक्टर साहब इसके अज्जा बताएं। अब एक डॉक्टर कुछ और बता रहा है, वो बता रहा है इसमें सुअर की चर्बी शामिल है, वो बता रहा है इसमें फला फला हराम अज्जा शामिल है, दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इसमें सुअर की चर्बी नहीं है। तो मुफ्ती तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा भाई डॉक्टरों की राय में इख्तलाफ है कि इसमें है क्या। तो जब डॉक्टरों की राय में इख्तलाफ है तो हम यही कहेंगे भाई हमें नहीं पता इसके बारे में। तो इसलिए माहिरीन उलमा भी इस बारे में ज्यादातर ने तवक्कुफ किया हुआ है, क्योंकि खुद जो माहिरीन हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन हैं, उन्हीं की राय में इख्तलाफ हो रहा है। तो इसलिए जब से डॉक्टर मुबशिर रहमानी साहब से मेरा राब्ता हुआ है, वो इस फील्ड के माहिर हैं,
तो इसलिए मैंने तवक्कुफ कर लिया भाई, जब तक कोई चीज़ निखर के सामने नहीं आएगी 100% क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उस वक्त तक हम तवक्कुफ करेंगे। जामिअत रशीद में भी जो जामिअत रशीद का ऑफिशियल फतवा है, दारुल उलूम कुरंगी का जो ऑफिशियल फतवा है वो भी यही है। अगरचे जामिअत रशीद ही में बाज़ मुफ्तियान किराम अपने तौर पर उसको जायज़ कह रहे हैं, लेकिन जो जामिअत रशीद या दारुल उलूम कुरंगी का या दीगर बड़े इदारों का जो ऑफिशियल एक फतवा है वो यही है कि भाई इसके बारे में मालूमात हमें जो है ना वो क्लियर नहीं है, इसलिए सब ने इसमें तवक्कुफ किया हुआ है इसमें जब तक। और देखें, अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन, हदीस में आता है हलाल भी वाज़ेह हराम भी वाज़ेह, और कुछ चीज़ें मुश्तबिहात में हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक 100% इसके जायज़ होने का यकीन नहीं होता, मुश्तबिहात में तो है, बहरहाल मुश्तबिहात से बचना ही बहरहाल बेहतर है। अच्छा भाई, फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग का हुक्म। ऑनलाइन बाइनरी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग शरन हलाल है या हराम? अब्दुल रहीम साहब 4 सदा से पूछते हैं। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक उसूल याद रखें कि सोने और चांदी और करेंसी की जो खरीदो फरोख्त है, इसके लिए जरूरी है कि पहली बात तो यह कि कब्जे के बगैर आगे आप कोई भी चीज नहीं बेच सकते सिवाय जमीनों के, प्लॉटों के। वो मिल्कियत में आ जाना काफी है, कब्जा उस पर जरूरी नहीं है। लेकिन जो यानी मनकूली अशियाएं, एक ऐसी अशिया जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, प्लॉट को तो नहीं किया जा सकता ना। तो जितनी भी अशिया जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं, तो उनके बारे में सही हदीस मौजूद है, सही हदीस और सही हदीस मौजूद है कि जब तक उन चीज़ों पे कब्जा नहीं हो जाता, फिजिकली आपका कब्जा या आपके वकील का कब्जा नहीं हो जाता, आप उसको आगे फरोख्त नहीं कर सकते। तो इंटरनेट पर सोने और चांदी की और जो डॉलर वगैरह की या करेंसी की जो खरीदो फरोख्त हो रही है, उसमें कब्जा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि मैंने आपको डॉलर बेचे और बस ये फर्ज कर लिया कि वो डॉलर के आप मालिक बन गए हैं, फिर एक हफ्ते बाद डॉलर अगर बढ़ गया तो जो है आप मुझे पैसे दे देंगे, घट गया तो मैं उल्टा आपको दे दूंगा। इस तरह से डिफरेंस बराबर करते रहते हैं बैठ के। ये जुआ है, सट्टा है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। तो गोल्ड की बे में भी, गोल्ड की खरीदो फरोख्त में भी यही है कि गोल्ड की खरीदो फरोख्त में भी यही मसला है कि जब तक आपका कब्जा नहीं हो जाता आप उसको आगे फरोख्त नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही हो रहा है कि गोल्ड और ये सब चीज़ें जो है कब्जे के बगैर ही आगे बेची जा रही हैं, जो बिल्कुल हराम और बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा, इसमें गोल्ड, करेंसी और जो चांदी है उसके अलावा चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कब्जे के बगैर बेच रहे हैं, जैसे दराज.pk में और बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। OLX में होता है, आपने देखा। तो उसमें ये बात याद रखें, उसमें भी अगर आप, जैसे मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल बेचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई एक एप्पल का मोबाइल है, मैंने आपको इतने रुपए का बेचा, आपने, हालांकि वो मैंने अभी खरीदा ही नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आगे किसी दुकान वाले से बात की हुई है। तो ये भी हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि मैं जब तक मैंने मेरा कब्जा नहीं हुआ और मैंने अपनी मिल्कियत में दाखिल करके बाकायदा फिजिकली कब्जा नहीं लिया, उसने मुझे हैंड ओवर नहीं किया, तो मैं आपको बेच नहीं सकता। तो ये भी नाजायज़ है। इसको जायज़ करने का तरीका ये है कि आप कस्टमर को बेचे नहीं बल्कि उसे बुकिंग कर लें कि भाई ये मोबाइल है, ये मैं इतने का दूंगा आपको। आपने कहा ठीक है मैं इतने का लूंगा, ये नहीं कि मैंने इतने का आपसे मोबाइल ले लिया, भाई मैं आपसे मोबाइल इतने का लूंगा, तो मैं कहता हूं ठीक है मैं आपको कहीं से भी लाके दे दूंगा, या ये बताने की जरूरत भी नहीं, कहीं से भी लाके दे दूंगा, बस ये मोबाइल मैं आपको इतने का दूंगा। यानी सौदा नहीं हो रहा, सौदे की बुकिंग हो रही है, बेचा नहीं जा रहा, बेचने का वादा किया जा रहा है कि मैं आपको इतने का दे दूंगा। तो ये फिर जायज है। फिर आपने मुझसे एक चीज खरीदी कि भाई ये मोबाइल हमने आपसे 1 लाख का खरीदा, यानी हम आपसे 1 लाख का खरीद रहे हैं, खरीदा नहीं बल्कि खरीद रहे हैं, आप हमें कहीं से लाके दे दें। तो मैं मार्केट से जाके वो पकड़ता हूं और मैं आपको जब डिलीवर करता हूं तो उस वक्त फिर ये खरीदो फरोख्त का अमल हो रहा होता है। उस वक्त मोबाइल यानी आपको दे रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं, तो ये खरीदो फरोख्त का उस वक्त अमल हो रहा है। तो जब उस वक्त अमल हो रहा है तो वो चीज़ मेरे कब्जे में भी आ चुकी है और मैं उसका मालिक भी बन चुका हूं। अलबत्ता इसमें खतरा ये है कि चूंकि खरीदो फरोख्त का अमल उस वक्त हो रहा है, तो इससे पहले कस्टमर के लिए भी जायज़ है कि वो सौदा कैंसिल कर दे और मेरे लिए भी जायज़ है कि मैं सौदा कैंसिल कर लूं, क्योंकि अभी डन नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि वादा खिलाफी करना गैर अखलाकी हरकत है, बुरी हरकत है, लेकिन आप बहरहाल 100% इसके पाबंद नहीं है कि आप अब लाजमी खरीदेंगे ही, क्योंकि अभी खरीदा नहीं, आपकी मिल्कियत में नहीं आया। और इससे पहले अगर हलाक हो जाती है वो चीज़ हैंड ओवर करने से पहले, तो मेरा नुकसान होगा। तो ये एक सूरत है। और दूसरी बात ये कि अब मैंने तो चूंकि दुकानदार से खरीद ली थी ये चीज़, लिहाजा अब दुकानदार को मैं अगर जाके कहूँ यार वो कस्टमर तो मुझसे ले नहीं रहा, तो दुकानदार को इस बात का राइट है कि वो क्या आप तो मुझसे खरीद चुके हैं, तो मेरी वजह से अब वो आगे ले या न ले, मुझे मेरे पैसे चाहिए। दुकानदार को भी इसका हक हासिल है। तो एक तरीका तो ये है कि आप बेचे नहीं बल्कि बेचने का वादा कर लें कि भाई हम आपको ये चीज़ इतने की दे देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो दुकानदार है उसके वकील बन जाए। आप दुकानदार से कहें तुम्हारे एप्पल का मोबाइल या जितने जो भी तुम्हारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तुम ऐसा करो कि वो मोबाइल जो है ना, मैं मेरी वेबसाइट है, मैं तुम्हारा माल बिकवाता हूं, तो तुम्हारी तरफ से कोई वकील बन के बिकवाता हूं, तो फिर ये बगैर कब्जे के भी जायज़ होगा। फिर आप उसके नुमाइंदे होंगे, यानी शॉपकीपर की तरफ से आप नुमाइंदे होंगे और आप दोनों यानी इसका माल उसको बिकवाने का अपने दरमियान में कमीशन रख लें
कि भाई ये तुम्हारा मोबाइल अगर 1 लाख का बिकता है तो इसमें मेरा कमीशन इतना होगा, 1 लाख से ज्यादा का बिकता है तो मेरा कमीशन इतने % होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि भाई जितने का भी बिकेगा तो 1 लाख तुम्हारे होंगे, उससे ऊपर जितने का बिका वो मेरे होंगे। ये मकरू है, नापसंदीदा इस तरीके से कमीशन लेना, लेकिन बहरहाल गुंजाइश इसकी भी है। बेहतर तरीका यही है कि आप शॉपकीपर से ये कहें कि मैं तुम्हारा माल बिकवाऊंगा और बिकवाने का एक मखसूस कमीशन तय कर लें कि मैं इतने % लूंगा, जितने का बिकेगा उसमें से इतने % मेरा। तो ये हर सेल पर 10 रुपए मेरे या 100 रुपए मेरे। तो इस तरह से दोनों के लिंक के जरिए जो आप एक दरमियान में कमीशन एजेंट बन सकते हैं, और इस तरह भी जायज़ है। लेकिन ये कह के बेचना कि आपके पास एक चीज़ सिरे से है ही नहीं, आपका कब्जा ये है तो, मगर आपका कब्जा नहीं हुआ अभी उसके ऊपर, और आप उसको बेच दें कि मैंने तुम्हें फरोख्त कर दी ये चीज़, तो ये कब्जे से पहले की बै होगी, ये जायज़ नहीं होगी। किसी का एजेंट बन के बेच सकते हैं, खुद से नहीं बेच सकते आप। फिर भी समझ में ना आए तो पुलिस को बताएं, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह से समझा देगी, या किसी करीबी आलिम से रब्ता करें, वो इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।